नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एमपीजी के सीरीज़ में मध्य प्रदेश पर्यटन को पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश पर्यटन में आज हम सांची के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा यूनेस्को में सम्मिलित विश्व धरोहर स्थल है। तो सांची की क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, हम समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सांची कहाँ पर अवस्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये भोपाल के समीप है, लेकिन भोपाल जिले में नहीं है। ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। तो सांची भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में अवस्थित है और इसके साथ ही इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था और उसके बाद में सांची को 1989 में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। और सांची अपने स्तूपों के लिए भारतवर्ष तथा संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध है। राइट, अब सांची का पुराना नाम क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में सांची को काकानाया या काकानाडाबोटा या बोटा श्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो सांची के ये 3 प्राचीन नाम मिलते हैं। अब सांची अपने बौद्ध स्तूप एवं विहार के लिए जाना जाता है। राइट, देखिए, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध गुरु होते हैं, बौद्ध गुरु अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। और जगह जगह पर बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं के लिए कई विशेषताएं की जाती हैं, उनके लिए आवास बनाए जाते हैं। और ये आवास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? चैत्य, और एक क्या होता है? विहार। इन दोनों में अंतर समझना, ठीक है। जैसे आगे आप अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अजंता या एलिफेंटा की गुफाओं में कुछ चैत्य भी हैं और कुछ विहार भी हैं। तो यहाँ पर ये आप अंतर कर लेना कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा या ये क्या होता है? पूजा स्थल। और यहाँ पर आराम। देखिए, सीधी सी परिभाषा है, ऐसा आवास जहाँ पर बौद्ध धर्म गुरु आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। और ऐसा आवास जहाँ पर बौद्ध गुरु बुद्ध की पूजा करते हैं या वो अपने बौद्ध धर्म के जो भी अनुष्ठान होते हैं उनको संपन्न करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? चैत्य। तो कुल मिलाकर जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा हो वो क्या कहलाएगा? चैत्य कहलाएगा। और जहाँ पर जो बौद्ध धर्म गुरु होते हैं उनको आराम के लिए व्यवस्था की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम विहार कहते हैं। तो ध्यान रखना, सांची में चैत्य नहीं है, क्या है? विहार है। राइट, तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप एवं क्या है? विहार है। तो सांची बौद्ध स्तूप एवं विहार के लिए ही पूरे भारतवर्ष तथा दुनिया में जाना जाता है। राइट, अब सांची में जो बौद्ध स्तूप हैं उनकी मुख्य रूप से संख्या कितनी है? 3 है। देखिए, आप जल्दबाजी में पढ़ते तो आप समझते हैं सांची स्तूप ही एकमात्र स्तूप है। ऐसा नहीं है, सांची में स्तूपों की संख्या कितनी है? 3 है। और तीनों स्तूपों में अलग अलग अवशेष रखे गए हैं। ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। राइट, तो सांची में मुख्य रूप से कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप हैं। राइट, अब स्तूप संख्या 1 में, या हम इसको क्रमांक 1 भी कह सकते हैं। तो स्तूप संख्या 1 में भगवान बुद्ध के क्या हैं? अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक आप याद रखें,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, तो स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। फिर स्तूप संख्या 2, अब इसमें बुद्ध से जो कम प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनको बोधिसत्व भी कह सकते हैं, या कई धर्म गुरु हैं जो कि उनसे कम प्रसिद्ध हैं, उनके अवशेष रखे गए हैं। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। फिर स्तूप संख्या 2 में जो प्रमुख धर्म गुरु हैं या बौद्ध धर्म के संत हैं, उनका या उनके अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं, राइट। इसके साथ ही इनका निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? शुंग काल में शुरू हुआ था, राइट। और जो स्तूप संख्या 1 है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, राइट। तो बुद्ध जो स्तूप संख्या 1 है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। स्तूप संख्या जो 2 है उसका निर्माण शुंग काल में हुआ था और यहाँ पर संतों के अवशेष रखे गए हैं। अब आ जाते हैं हम स्तूप संख्या 3 में। देखिए, स्तूप संख्या 3 में गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के प्रिय 2 शिष्यों के यहाँ पर अवशेष रखे गए हैं। एक का नाम क्या हो जाएगा? सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष रखे गए हैं। तो तीनों की समझ में आ गया, ठीक है। स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं, 2 में जो बौद्ध धर्म गुरु हैं या संत हैं उनके अवशेष हैं, और स्तूप संख्या 3 में गौतम बुद्ध के प्रिय 2 शिष्य, और उनका नाम क्या है? सारिपुत्र है और महामोगलायन है, उनके अवशेष रखे गए हैं, राइट। इसके साथ ही सांची में अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुद्ध विहार भी है जहाँ पर बौद्ध गुरु आकर आराम करते हैं। फिर अशोक का स्तंभ भी है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा महापात्र भी हैं। फिर गुप्तकालीन क्या है? मंदिर हैं और एक संग्रहालय भी है। तो इतने दर्शनीय अन्य स्थल सांची में अवस्थित हैं। अब देखिए, सांची को यूनेस्को की सूची में सांची स्तूप या स्तूप संख्या जो 1 है, उसी की वजह से इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो स्तूप संख्या 1 की अन्य क्या विशेषताएं हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखिए, जो सांची का प्रमुख स्तूप है उसका क्रमांक कितना है? 1। तो सांची स्तूप क्रमांक 1 या संख्या 1 को ही मुख्य रूप से हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं। तो स्तूप क्रमांक 1 जिसे ही हम सांची स्तूप के नाम से जानते हैं। कुछ इसकी बनावट के बारे में आप याद रखिए। देखिए, अगर एग्जाम में इसकी बनावट को लेकर प्रश्न आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया स्थान है। इसलिए अगर वो इसकी परिधि के बारे में पूछते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप ध्यान से समझिए कि जो सांची स्तूप है उसकी परिधि कितनी है? 36.5 मीटर इसकी क्या है? परिधि है। देखिए, चित्र में दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है? गोल है, राइट। तो ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये पूरा को पूरा, तो ये इसकी इस तरीके से ये जो है ये परिधि, राइट। तो सांची स्तूप की जो परिधि है वो 36.5 मीटर लंबी है। इसके साथ ही इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 16.4 मीटर, राइट। तो इसकी भूतल से जो कुल ऊंचाई है वो 16.4 मीटर है। इसकी जो परिधि है वो 36.5 मीटर लंबी है। इसके साथ ही यह एक ऐसा स्तूप है जो अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मैं आपको
बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। कुल मिलाकर ये कि गागर में सागर बढ़ने वाली बात है। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उनके अपने अलग मतलब हैं। यहाँ पर नक्काशी का मतलब क्या हुआ कि अन्य जगह पर जो स्तूप हैं वहाँ पर गौतम बुद्ध की जो जीवन लीला है या उनके जो जीवन है उनको संकेतों के माध्यम से नहीं दर्शाया गया है। सांची स्तूप ही एकमात्र ऐसा स्तूप है जहाँ पर आगे जाके जो तोरण है वहाँ पर ये आप जो छोटी छोटी मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये नक्काशी के माध्यम से या इन मूर्तियों के माध्यम से गौतम बुद्ध तथा उनकी जातक कथाओं के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर क्या मिलता है, विवरण मिलता है। राइट, चलिए, तो ये अपनी भव्य नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और ये नक्काशी इतनी अच्छी है कि जो तोरण है या आसपास की जो बाउंड्री है वहाँ पर छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से गौतम बुद्ध की कथाओं के बारे में या जातक कथाओं के बारे में पूरी की पूरी कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये अपनी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये मैंने बता दिया है। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो सांची स्तूप है इसका जो मूल ढांचा था वो ईंटों से बना हुआ था। राइट, तो मूल रूप से यह ईंटों का ढांचा था। बाद में इस पर पत्थर रखे गए और कालांतर में इसको और भी विकसित किया गया। बाद में जैसे इसकी जो रेलिंग है वो शुंग काल में बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुख्य ढांचा है यह ईंटों का ढांचा था। बाद में इस पे पत्थर रखे गए और शुंग काल में इसकी जो महरौली है या जो बाउंड्री है ये शुंग काल में बनाई गई है। राइट, पत्थर, वेदिका और तोरण द्वार से इसको बाद में सुसज्जित कर दिया गया था। राइट, इसका जो मूल ढांचा था वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था और शुंग काल में इसकी जो रेलिंग थी वो बनाई गई थी। अब इसकी भी प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, सांची स्तूप के सामने एक अशोक स्तंभ मिलता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि अशोक स्तंभ कहाँ है? सांची स्तूप के सामने है और वह भी कौन सी दिशा में है? दक्षिणी द्वार की ओर है। तो अशोक का जो सहशीर्ष स्तंभ है वो इसके दक्षिणी द्वार की ओर है। यहाँ से दो चीज़ें याद रखें आप। सांची स्तूप के सामने क्या है? अशोक का सहशीर्ष स्तंभ है जो कि कहाँ पर है? दक्षिणी द्वार की ओर है। राइट, इसके साथ ही सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बने, बाकी का फिर अन्य द्वार में बने। राइट, तो कुल मिलाकर ये है कि सांची के 4 प्रवेश द्वार हैं, एक उत्तर दिशा में, एक पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में ही अशोक स्तंभ लगाया गया था, इसलिए सबसे पहले किसका कौन सा प्रवेश द्वार बना? दक्षिणी। तो सबसे पहले दक्षिणी प्रवेश द्वार बना और दक्षिणी प्रवेश द्वार में ही क्या है? अशोक का सह स्तंभ है और बाकी के जो प्रवेश द्वार हैं वो बाद में बनाए गए थे। राइट, आगे स्तूप के चारों ओर ये प्रतिक्षण, ये थोड़ा गलत लिखा है, मैं लिख देता हूं, दक्षिणापथ। देखिए, सांची स्तूप की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो क्या है कि ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी इसमें प्रदक्षिणा पद है। जैसे आपने हिंदू मंदिरों में देखा होगा, हिंदू मंदिरों में जो गर्भगृह होता है उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पद होता है जिसमें हम परिक्रमा लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है? पूरा का पूरा प्रदक्षिणा पथ है। तो यह एक ऐसा स्तूप है जिसमें प्रदक्षिणा पद है और यह अन्य स्तूपों में, स्कूलों लिखा है, बताओ यहाँ पे, ठीक है, स्तूपों में। तो यह एक ऐसा स्तूप है जिसके चारों ओर क्या है? प्रदक्षिणा पद है, जो कि अन्य स्तूपों में नहीं पाया जाता है। यह इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर आगे इस स्तूप के चारों द्वारों पर क्या लगाए गए हैं? तोरण लगाए गए। देखिए, ये जो गेट होते हैं ना, जैसे एक ही हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक द्वार यहाँ पर है और एक द्वार कहाँ है? यहाँ पर है। इस द्वार के चारों ओर ये बड़े क्या हैं? शिलालेख हैं। ये बड़े बड़े पत्थर हैं
तो इनको क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। 4 द्वार है और चारों द्वारों पर क्या है, 4 तोरण है और इन तोरणों के ऊपर ही यहाँ पर लिखा है, तो 4 द्वार हैं और 4 तोरण हैं और इन तोरणों के ऊपर ही बारीक पत्थरों की इतनी अच्छी से नक्काशी की गई है कि आप देख के ही समझ जाएंगे कि पूरी जीवन गाथा क्या है। तो कुल मिलाकर ये जो तोरण है, इन तोरणों पर नक्काशी के माध्यम से गौतम बुद्ध की कथाएं तथा उनके पूर्व जन्म की जो जातक कथाएं हैं उनको संकेतों के माध्यम से लिखा गया है। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोहा या चौपाई या छंद नहीं लिखे हैं, यहाँ पर संकेतों का प्रयोग किया गया है। गौतम बुद्ध में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ पर संकेतों के माध्यम से गौतम बुद्ध की कथाएं एवं जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे आप अगर चित्र में देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर छोटे छोटे जो है उनके संकेतों के माध्यम से किया गया है। तो तोरण पर बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को संकेतों के माध्यम से उकेरा गया है। और ये संकेत कैसे हैं, जैसे खाली सिंहासन हो जाएगा, ठीक है, या स्तूप हो जाएगा, इनके माध्यम से जातक कथाओं का भी वर्णन मिलता है। राइट, तो ये आपने यहाँ पर सांची स्तूप के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। राइट, अब अगले वीडियो में हम अगले पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप, मैंने जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे आप PDF के रूप में नीचे दी हुई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।